बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज फर्स्ट डे हमारे पोस्ट रिजल्ट का, और एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार आज इस अब टेक्स्ट पढ़ना। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और ये गेज करना चाहते हैं वो बच्चे जो ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके लिए ये बात इसलिए ज़रूरी है कि वो देखें कि उनकी प्रॉब्लम क्या रही, उनकी क्या ये प्रॉब्लम सेम है। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं कम से कम वो ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। ये लोग जो हमारे साथ बैठे हैं या हमसे पहले पेपर देकर फेल हो चुके हैं, इन लोगों ने क्या सीखा, ताकि आप उनके सीखे वैसे सीख लें और नए सिरे से खुद तजर्बा ना करें। ठीक हो गया सर? जी सर, प्लीज़ आप कुछ बताएंगे इस बारे में? सर मैं अपना सिर्फ लास्ट जो है ना नतीजा बता दीजिए, आपने कितने मार्क्स आए और क्या नतीजा है लास्ट टाइम क्लासेस के हवाले से, या क्लास भी बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये कि क्या प्लान कर रहे हैं इस अटेम्प्ट के लिए। रेगुलर में क्या टेस्ट नहीं दिए थे और वैसे ये एक्सपीरियंस के लिए अटेम्प्ट में चला गया था, तो 24 या 25 मार्क्स थे। ठीक सर। ये बच्चे ने करवाया सर 38 मार्क्स थे मेरे, और मैंने जो है ना टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, खुद की गलतियाँ थी, छोटी छोटी गलतियाँ, टेस्ट मिस करना, पोस्ट बैच भी नहीं लिया मैंने, जो लॉन्ग बैच था वो लिया, 60+ लेक्चर पेंडिंग थे, फिर वो कवर करने में सिर्फ लेक्चर ही कवर करता रहा मैं। पेंडिंग लेक्चर की वजह से प्रोग्राम ख़राब हो गया। जी सर, आप बताएंगे कुछ? 46 मार्क्स थे, थ्योरी में इशू था, थ्योरेटिकल पार्ट वीक था। जी सर, आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी? सर आपकी? सर कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर कर दिए थे, टाइम लेक्चर भी लिए थे, लेकिन प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई थी उसका, शुरू में समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो सकी इसलिए। सर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है? आपकी? मेरे 22 आए थे लास्ट अटेम्प्ट में। मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया था इस अटेम्प्ट के लिए, मैंने खुद प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसमें इशू हुआ था, जो टेक्स्ट के लॉज में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं उससे मैं अवेयर नहीं था। अच्छा, अपडेटेड लेक्चर्स नहीं लिया आपने? पेपर तक नहीं हो पाया। सही। सर जी आप? 40 मार्क्स थे मेरे, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, न्यूमेरिकल एरिया वीक था इसलिए गड़बड़ हुई। जी सर आप? फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी सर आप? जी सर। थ्योरेटिकल पोर्शन वीक था। सर प्रैक्टिस नहीं की और पेपर अटेम्प्ट प्रैक्टिस नहीं की, पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। जी सर। पेंडिंग लेक्चर्स बहुत मेजर इशू है ऑनलाइन में, सबसे ज़्यादा ये है। जी सर। न्यूमेरिकल पोर्शन वीक था, वो कहते मुझे नहीं पता। अच्छा, एक ओवरऑल कुछ बच्चों से हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट जो करनी है वो कर लेते हैं। सर जी, सारी बात और बहस करके ना मैं आपको एक नतीजा देना चाहता हूँ। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है ना और आके मुझे कहता है सर पप्पू फेल हो गया, क्योंकि पप्पू पास हुआ हो तो फिर तो वो घर से ही मैसेज कर देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है और आके कहता है सर मैं फेल हो गया हूँ, तो मैं उससे बातचीत करने से पहले कोशिश करता हूँ उसको एक चेकलिस्ट दे दूँ। यार तुमने ये काम किए थे। 90% बच्चे उस चेकलिस्ट को देखकर समझ जाते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या थी। सर मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने रेगुलर क्लासेस ली? क्या आपने क्लास टेस्ट दिए? रेगुलर क्लासेस प्लस डेली स्टडी।
क्या आपने क्लास टेस्ट दिए? क्या आपने मिड्स को तैयार करके दिया? क्या आपने मॉक तैयार करके दिए? यकीन करें ये 4 ऐसे सवाल हैं जिस पर ज़्यादातर लोग खामोश रहना ही पसंद करते हैं। देखिए, फेलियर क्यों होता है? आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए ताकि आप वो काम ना करें। ये कुछ बातें हैं सर। नॉर्मली लोग, जनरली लोग रेगुलर नहीं रहते। फिजिकल वाले जहां कुछ रह जाते हैं, ऑनलाइन वाले तो बिल्कुल ही ठंडे हैं। आपने अभी देखा कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं पेंडिंग लेक्चर। सर आप कितने सीरियस हैं और पेंडिंग लेक्चर आपको कितनी अजियत दे रहा है, ये आपने सोचना है सर। मतलब पेंडिंग लेक्चर रख के सुकून से कैसे सो जाते हो यार आपने जब सेशन शुरू किया और आपके 30 लेक्चर 28 लेक्चर पेंडिंग थे, तो फिर आपने रोज के 2 लेक्चर लेने थे, एक पुराना और एक नया, तो आपने वो क्यों नहीं लिया? आपने सर दैट शोज द सीरियसनेस। एक बच्चा है, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये लेना, उसने आज का वादा किया हुआ था। अगर तो आप लैंडलॉर्ड हैं तो 10,000 रुपये लेना भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टोटल जमा पूंजी जिंदगी की 15,000 और 10,000 आपने उससे लेना है तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दैट शोज द सीरियसनेस। मुझे एतराज और गिला इस जनरेशन से ये है कि ये संजीदा नहीं होते, अगर हो जाएं तो नहीं रहते। बाद वक़्त ऐसा होता है कि वक्ती तौर पे खून जोश खा जाता है कि ऐसी की तैसी इस बार तो मैंने अन्नी डाल देनी है। यकीन करें 2 से 3 दिन बाद अच्छा यार, बस इस अच्छा यार के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर पेंडिंग, चीज़ें मिसिंग। आपने 3 लेक्चर छोड़ने इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद ना कभी आप टेस्ट देंगे ना कभी मिड देंगे, क्योंकि आप तो लेट होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज कल टेस्ट है, आपने वो लेक्चर ही 1 हफ्ते बाद लेना है, तो आपने कहना कल टेस्ट है, चलो जिन्होंने दिया अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये टेस्ट तो पिछली मंडे को हो चुका है, अल्लाह पाक शुक्र। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं ये बात कहता हूँ कि यार आपको आपकी गेम चेंज करनी है रेगुलरिटी ने। पॉइंट यहां पर यार वो एक लफ्ज है जो हम बोलते होते थे, ये क्या लिखा हुआ सर? जद्दोजहद। असल में ये लफ्ज है जिद्दोजहद। वो कहते जोहद कहते हैं कोशिश को, जिद कहते हैं संजीदगी को। मैं कहता हूं सीरियस एफर्ट चाहिए। पेपर के 2 दिन आप जब जज्बाती होकर पढ़ते हैं और आखिरी घंटे आप नतीजा निकालते हैं कि अगली बार शुरू से पढ़ूंगा, यकीन करें ये वो आखिरी बार होती है जब आप इतने सीरियस होते हैं। ये मसले हैं यार। आप लोगों को 95% लोगों को एग्जैक्टली पता है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, और उन्हें पता है कि हम पास कैसे हो सकते हैं, लेकिन उतनी मेहनत रेगुलर कौन करे? वो कहते हैं भाई पास होने के लिए 6 माह पढ़ना पड़ता है, फेल हो गए तो 1 दिन ही बंदा परेशान रहता है ना, फिर ज़िंदगी दोबारा चल पड़ती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहता हूँ कि यार एक सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके सामने मैंने लिख दी हैं। ये टेस्टर हैं सारे, ये टेस्टर है, ये टेस्टर है, ये टेस्टर है, ये टेस्टर हैं सारे भाई, ये देखने के लिए कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आप भी इस ड्रिल से गुजरते ही नहीं हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना एक बार अभी रिसेंटली एक चीज़ की है कि यार अच्छा आपको नहीं आता कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर लेकर ना बैठ जाओ। आप सिर्फ टेस्ट नहीं आता, क्वेश्चन पेपर लो और 1 घंटा उस टेस्ट के साथ गुजार लो। आप 10 बार सोचोगे यार मैंने पढ़ना है, लेकिन इसके बरक्स आपको मैंने टेस्ट, आज तो मैंने क्लास में नहीं आना, टेस्ट है मैंने टेस्ट तैयार नहीं किया। सर आप अपने आप को वो टाइम नहीं ना दे रहे सोचने का कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। सर यकीन करें, एक सीए स्टूडेंट को ना बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सब लोग जवान हैं, 100 तरह के काम हैं, घर वालों के काम, फैमिली के काम, यारों दोस्तों के काम, दरमियान में अपना कोई बिजनेस, कोई सेटअप जो लोग करते हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं। हर रोज़ कितने मौक़ों पे ना कहना पड़ता है कि यार जिसने पढ़ना है उसने, कभी कहना है सारे जा रहे हैं इकट्ठे मरीज चलो चलें, उसने कहना यार मेरा मंडे को टेस्ट है मैं नहीं जाता। कभी किसी ने कहना यार चला आप मार्केट चलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। कभी स्कूल के दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, कभी कॉलेज के दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, कभी घर वाले कोई काम कह रहे हैं, कभी किसी का एंटरटेनमेंट है। यकीन करें आज के दौर में जो बच्चा सीए कर रहा है ना, उसको अपनी ज़ुबान के ऊपर एक ना रखनी पड़ती है। हर दूसरी एक्टिविटी से मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। सर आप वो नहीं देना चाहते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपनी रूटीन के अंदर सीए को एडजस्ट करूं और मेरा सीए पास हो जाए, और वो नहीं हो रहा और वो नहीं होगा, क्योंकि जो कुर्बानी सीए के लिए देनी पड़ती है वो नहीं कर पाते आप, वो नहीं दे पाते आप। जो कुर्बानी रिक्वायर्ड है वो नहीं दे पाते। मैं समझता हूँ कि यार बच्चों सीए मुश्किल नहीं है। इस एरा में जो बच्चा फेल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सीए के लिए वो रिक्वायर्ड कुर्बानी नहीं दे रहा, वो एफर्ट नहीं कर रहा। हम लोगों ने बाकायदा कोशिश करके अपने आप को मसरूफ़ किया होता, बाकायदा कोशिश करके अपने आप को एंगेज किया होता है, और जब उस एंगेजमेंट से आपको इधर एंगेज होना होता है और बहुत से लोगों को ना कहना होता है, आप वो नहीं कह पाते। आप चाहते हैं उनको भी चला लूँ इसके साथ साथ, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं। या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सर एक ओवरऑल एक है जो मेरे दिल से निकली है। ओरिएंटेशन तो मैंने भी शुरू की ही नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि इस जनरेशन का मसला क्या है। और सर ऐसा नहीं है ये आप हैं, सिर्फ आप हैं। मेरी बेटी है 9-10 साल की, उसको मैंने कहा बेटे आप वीडियो एडिटिंग सीखो। यकीन करें मेरी समझ से बाहर है, उसने 2 घंटे में मैक्सिमम सारी चीज़ें सीख ली हैं। उसके बाद से लेके आज तक मैंने 10 बार उसको कहा कि फ़लाँ वीडियो है वो एडिट कर दो, फ़लाँ करो, वो ने आज तक वो नहीं किया। बस एक बार इन होने का शौक़ है, जब आप इन हो गए फिर कभी काम ना करना कभी किसी का। आपने सेशन में इन हो गए, फीस जमा करा दी, मैं आज बैठ गया घर वालों को बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस पर क्लास ले रहा हूँ भाई, बस उसके बाद कभी पढ़ना ना। ये प्रॉब्लम है जनरली हमारे में, क्योंकि ना फोकस लेवल, कंसंट्रेशन स्पैन बड़ा थोड़ा कर दिया इस टिकटॉक ने और तेज़ी ने। आपके साथ के कितने लोग आईटी हैं, कुछ आईटी से पैसा कमा रहे हैं, कुछ यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, और आपको सारे सीए वाले कहते हैं यार तू आराम ना बह के ठंडा पानी पियो बेटे, ताड़ी वाले मंजिल दूर है। ऐसे ही है ना, आप लोगों के आसपास के लोग पैसे कमा रहे होंगे और अच्छे पैसे भी कमा रहे होंगे बहुत से। और मेरा भतीजा है यार, आप मानोगे मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, आईटी का काम शुरू किया है। इंग्लैंड की एक बंदे के साथ बात हो गई, उसके पास काम ही बड़ा है, वो काम बेचता रहता है, ये करता रहता है, खुद अपने 8 लोग रख लिए। 20 साल अपनी उम्र है, 30 साल 35 साल 32 साल के बंदे रखे हुए हैं, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपना ऑफिस देख रहा है। अब ऑफिस में कैसा लूँ, बड़ी जगह ले लूँ एक ही बार, आगे और भी एम्प्लॉय रखने, वो मशवरे मेरे से ले रहा होता है। और मैं देख रहा हूँ कि यार
इस उम्र में अगर ये कर सकते, अब वो वाला बच्चा आप देखकर ये सोचें कि मेरी बारी कब आएगी, तो आपको तो एकदम एंजाइटी होगी ना कि यार मैं कुछ जल्दी करूं। सर सीए जल्दी का काम नहीं है, सीए आराम का काम है, सीए तसल्ली से करने वाला काम है। वो है ना कि वो फास्ट फूड पकड़ा, वो बर्गर पकड़ा, शवारमा पकड़ा, साथ साथ सफ़र भी चल रहा है, साथ साथ शवारमा भी खा रहे हैं, वो वाला काम नहीं है। सीए गए सारे काम छड़ के आराम ना बह के, जितना कार बह के रोटी खाई दी ना, आराम से रिलैक्स हो के थोड़ा सा खाना खाया, थोड़ा सा टीवी देखा, आराम से ज़िंदगी गुजारी, ये वो वाला काम है। इसको इसके मुताबिक, इसको इस अप्रोच से, इस तरीके से करें, तसल्ली से बैठ कर इसको करें। अच्छी रिवॉर्डिंग फील्ड है, बुरी फील्ड नहीं है। वो वन ऑफ बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पे हर बंदा वो है जो एक बार ये क्वालिफाई कर गया और दुबई चला गया तो वो आउट ऑफ द गेम है, यहां के आसपास के लोगों से नहीं मिलता। वो हर बंदा, हर दूसरा बंदा। सर अपना फ्यूचर, अपनी प्लानिंग आपने खुद करनी है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो 2 साल है ना, इसको तसल्ली से गुजारें, मेहनत करके डेप्थ में। ये 2 साल मेहनत की, आर्टिकल्स किए, आप एक ख़ास लेवल ऑफ सिक्योरिटी अटेन कर लेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं और रूटीन में हमारे पास सवाल आते। 2019 में से ये शुरू किया था, कैफ के 2 पेपर पास। 2020 में से ये शुरू किया था, डिस्क्वालीफाई होने का मसला और आखिरी 2 अटैम्प्ट्स रह गई। इस तरह की इश्यूज हम रूटीन में देख रहे होते हैं। सीए की सबसे बुरी बात ये है, यानी मैं कहता हूँ सीए अगर हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं, और अगर ना हो तो इससे बुरा भी कुछ नहीं। अब वो बच्चा 2019 में सीए शुरू किया हुआ है, 2025 में मुझे पूछा मैं फिर कहीं से ग्रेजुएशन कर लूँ। हालांकि अगर उसने पहले ग्रेजुएशन शुरू की होती तो अब तक वो मास्टर्स कर चुका होता। यस और नो? ये मसला है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सीए का जो मज़ा है ना, वो जवानी में स्टेट अटेम्प्ट्स में या 19-20 के साथ पास करने का है कि ठीक है यार स्टेट नहीं हुई, एक आध पेपर में अटैम्प्ट लग गई। ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल एक जो ड्यू टाइम है वो ना उसमें ना करें और उसके बाद लटकता लटकता इतनी देर हो जाएगी फिर ना सीए क्वालिफाई करने पर वो एनर्जी ना रहे जिससे पैसे कमाने थे। क्योंकि बच्चे के ज़हन में तो ये होता है कि जिस दिन मैं सीए करूँगा ना, उसी दिन एक बैग भरी हुई डॉलरों की बोरी भी मुझे साथ देंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने सीए कर लिया, ये बैग तुमने साल लेके देना, इसमें 25 करोड़ रुपये है, थोड़ा थोड़ा करके बाकी सारी उम्र खाते रहो। ऐसा नहीं है। सीए करने के बाद आपने इस काबिल होना है कि अच्छे पैसे कमा सकें, तो सीए टाइमली करेंगे तो इस काबिल होंगे ना कि आगे उसको उसका फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल बाय द वे ये सारी बातें चल रही थी, मैं आपको एक फॉर्मल ओरिएंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ। टारगेट सिर्फ ये है कि आप लोगों को आज बताया जाए कि सब्जेक्ट की थीम क्या है और हम कैसे पढ़ रहे होंगे और आपको क्या करना चाहिए। असल में ये वाली नसीहतें मैं रूटीन में क्लास में नहीं करता। पहले दिन ये सारी बातें आपको बता दी, गाइड कर दिया। मैं अब आगे जाऊंगा तो मैं काम की बात करूंगा। बल्कि अक्सर बच्चे हमें कहते भी हैं कि सर आप क्लास में स्टोरियाँ बतेरी हैं लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड है। ये जनरल नसीहतें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप YouTube पर जाकर मोटिवेशनल लिख दें, मोटिवेशनल स्पीचेस इतनी आ जाएंगी और मुझसे बहुत बहुत अच्छे लोग बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे होंगे, वो आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको काम की टू द पॉइंट बात बताऊं और आज का दिन तो एक अप्रोच सेट करने के लिए है कि काम कैसे करना है। सर अलीम नान मेरा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 2 साल इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद टीचिंग में आया। टीचिंग में ऐसा आया और ऐसा काम किया कि वो आज तक टीचिंग से मैं नहीं निकल सका। डेटा का पेपर, टैक्स का पेपर, डेटा का पेपर, ऑडिट का पेपर, कैफ लेवल पर भी, सीफैब लेवल पर भी, टैक्स का पेपर सीफैब लेवल पर,
और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मेरिट सर्टिफिकेट भी आए हैं। आई कैप की ऑफिशियल रिवीन क्लासेस होती थी तो वो 4 साल कंसेक्यूटिव मैं करता रहा हूँ। सर अब पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम विद ऑनलाइन लेक्चर्स, ख़ास तौर पे ऑनलाइन और आम तौर पे फिज़िकल स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये वो निचोड़ है जो मैंने देखा कि वो गलतियाँ जो बच्चे करते हैं। सर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरा ऐसा दिल चाहता है कि बच्चा क्लास में बैठा हुआ दिमाग इधर उधर की चीज़ों से हटा के सब्जेक्ट पर दे, और उसे जब भी कोई सवाल है तो इजीली कंफर्टेबली हाथ खड़ा करे और सवाल पूछ ले। उसको ये टेंशन ना हो कि सर क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, या मैं इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा कि सर ये कहेंगे कि यार तुम्हें इस बात का भी नहीं पता। नो, आप आराम से रिलैक्स हो के जो चीज़ दिमाग में नहीं पड़ रही उसको अपने ऊपर तारी ना करें, हाथ खड़ा करें, सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही। होता ना कि आप किसी प्रेशर में कि सर पढ़ा रहे हैं मैं इन्हें क्या कहूँ लेकिन मुझे ये बात जो बात आप लॉजिकली कन्विंस नहीं हो रहे वहाँ रोक दें, भाई ये बात नहीं समझ आती, ये बात ठीक नहीं है, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। उस पर बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकती है, उस पर हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। सर टीचर के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है, और अगर किसी पॉइंट पर भी आपको लगता है कि यार अच्छा अभी ये मौका मौजू नहीं है ये वाली बात करने का, तो व्हाट्सएप कर दिए व्हाट्सएप कर दिए। व्हाट्सएप जब आपने कर दिया तो उसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा तीसरे नंबर पे सर आप सब लोग फिज़िकल पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो बच्चा भी जब चाहे बातचीत करना तो वो आ सकता है मेरे पास, मुझसे टाइम लेकर एक बार व्हाट्सएप करे, मुझसे टाइम ले ले, मेरे पास आ जाए, मैं उसे टाइम दे दूंगा। कोई टॉपिक होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई उसके अलावा बात होती है, सीए से रिलेटेड जो बात भी करनी है वो आप मुझसे करें, मैं हाज़िर हूँ। उसके अलावा एक दो बच्चों को मैंने ये कहा तो वो अपनी पूरी लव स्टोरी लेके आ गया कि मैं 5 साल से एक लड़की से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी अगले हफ्ते शादी है, आप मुझे कोई मशवरा दें। मैंने कहा भैया मेरा अपना इसमें तजर्बा नहीं है, मैं ऐसी बात आपको नहीं मशवरा दे सकता। आपने कुछ चूहे मार गोली खानी है तो अपनी सोच समझ के खाएं उसका मेरे पे इल्ज़ाम नहीं देना। कुछ भी जो आपने जिस बात में करना है, मैं इस बारे में कोई एडवाइस नहीं कर सकता। फिर अल्लाह रसूल का जो मैसेज और पैगाम था वो उस बच्चे को दिया कि अल्लाह ने क्या कहा है और उसके रसूल का क्या ख्याल है इस बारे में, बस उतना मेरा फ़र्ज़ था बताना। लेकिन उसके बाद मैंने ना अपनी इस बात को थोड़ा समेट लिया, कोई भी बात सीए से रिलेटेड हो तो उसके लिए मैं ज़्यादा विलिंगली हाजिर हूँ इंशाल्लाह। सर व्हाट्सएप क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप में आमतौर पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है ताकि एक बच्चे ने ये पूछना कि कल छुट्टी है या नहीं, तो फिर उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं 200 400 800 जितने भी लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उन्हें यार वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करें या टीए को मैसेज करें, वो जवाब दे दें। तो सर स्टूडेंट एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे होते, ये बड़ी अहम बात है। सर जी अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और ध्यान आपका कहीं और है तो फिर आप पूरी बात पिक नहीं कर सकते और प्रॉब्लम होती है। उसको मैं चाहता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए, तवज्जो आपकी इधर हो। सीरियसनेस, एटीट्यूड में सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर बच्चों को पहली क्लास में पोस्ट रिजल्ट में आमतौर पे मैं बता देता हूँ कि यार जब आपने एडमिशन लिया आपने तब सीरियस होना 4 दिन के लिए, फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आना है तब आपने सीरियस होना है 4 दिन के लिए। पोस्ट रिजल्ट के केस में फिर जब सिलेबस कंप्लीट होना है तब आपने सीरियस होना है 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद जब पेपर होना है उस वक्त आपने सीरियस होना है 4 दिन के लिए। ये टोटल 3 से 4 बार बच्चा जेन्युइनली सीरियस होता है। लेकिन इस सीरियसनेस का स्पैन इतना थोड़ा होता है ना कि इसमें बच्चा पूरा कोर्स कवर नहीं कर पाता। वो एक आध चैप्टर पढ़ता है, जज्बाती होता है और उसके बाद कहता है कि इंशाल्लाह अब मैंने रोज़ पढ़ना है, बस आज नहीं पढ़ना। वो उस दिन से काम ख़राब हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम लटकने लग जाए। सर जी आपने थ्रू आउट द सेशन सीरियस रहना है।
मेरे मुताबिक सीरियसनेस की दलील क्या है? यहाँ अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप बताएं कोई बच्चा सीरियस है, वो कैसे पता चलता है? वो कितना रेगुलर क्लास में होता है, कितना रेगुलरली टेस्ट देता है। ये दो चीज़ें हैं। आपने भी अपने आप को गेज करना हो ना कि मैं सीरियस हूँ या नहीं, तो ये देखें मैं कितनी क्लासेस छोड़ रहा हूँ, मैं कितने टेस्ट छोड़ रहा हूँ। अगर आपको आज लग रहा है ना कि आप बहुत सीरियस और इंशाल्लाह इस सेशन में ऐसी की तैसी, तो सर आपके एक टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए, आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ये दो काम आप करने। यकीन करें, पिछली बार एक स्टूडेंट थी यहाँ पर, मैं अक्सर कहता हूँ ख़ास तौर पे बुक की अपडेशन के हवाले से, क्लास में एक बच्चा जो रेगुलर आ रहा हो ना, को 25-30 दिन बाद मैं उसको कह देता हूँ कि यार आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने अब तक एक छुट्टी भी ना की हो, तो यकीन करें एक माह बाद एक या दो लोग होते हैं जो हाथ खड़ा करते हैं। और फिर उनमें से मैं किसी वन ऑफ बच्चे को जो ज़्यादा टैलेंटेड हो उसे कहता हूँ कि यार बुक में मैं चेंजेस जो जो कराऊंगा साथ साथ नोट करना, ताकि जब बुक अपडेट करनी हो तो मैं आपको इंगेज कर लूँ। अच्छा, उस बच्चे को मैंने आज तक कभी फेल होते नहीं देखा। यकीन करें, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बुक अपडेट करने के लिए जिस बंदे को कहा हो वो बंदा फेल हो गया। और बुक अपडेट करने के लिए मैं जो बंदा अपॉइंट करता हूँ, नॉर्मली उसके अंदर सिर्फ एक खूबी होती है, वो रेगुलर होता है। सर रेगुलरिटी अपने अंदर बड़ी कमाल चीज़ है। अब क्लास में आए, अब क्लास की फील लें, आपको पता हो आज मैंने ये पढ़ाया, ये मेरा आज के दिन का टारगेट है। ऑनलाइन में भी ऐसे ही है, लेक्चर अपलोड हो गया ना, अब आपने कहना नहीं भाई ये मैं अपना कवर करूँगा आज का आज, ये नहीं सोचना मैं कल करूँगा, ये गलत अप्रोच। सर लैक ऑफ रेगुलरिटी, सर रेगुलर और पंक्चुअल होना ज़िंदगी में हर जगह पे ज़रूरी है, और यहाँ पर भी टेस्ट सीरियसनेस नहीं है अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर जी स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन वर्सेस टीचर्स एक्सपेक्टेशन। सर जी मैं आपसे पूछ लेता हूँ यार, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज आप पहले दिन आए हैं, आज आप अपने उस्ताद से, अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसे क्या करना चाहिए? जी सर। कोर्स इस तरह से कवर करवाएं कि किसी की शक की गुंजाइश नहीं। डन सर। आसानी से समझ आ रही हो। डन सर। सर जी आखिर पैसे देते हैं तो कुछ तो सोचिए ना, यानी आप क्या लेना चाहते? मैं आपको और आसान कर देता हूँ, आप इस पैसे के बदले में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या मिले? जी पेपर पास हो, जी रिजल्ट फेवरेबल है, जी क्लास में जो पढ़े समझ आ जाएगा, पेपर पास हो। ज़बरदस्त, जी पास हो जाए बस। जो पिछली बार बताइयाँ थी वो इस बार क्लियर हो। डन। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट्स, जी सर। सर जो इश्यूज हैं उसको अपने आप आइडेंटिफाई कर सके और सही कैसे करना है वो टेस्ट कर सके। जी सर। रोज़ का काम जो है इसको पॉज कर दें। जी सर। रोज़ यार एक अहम बात ये है जो मैंने देखी है, मैंने ना इत्तेफाक ऐसा है कि मैं जब सीए में आया ना, तो मेरा पुराना एफएससी वाला दोस्त था, वो और मैंने इकट्ठे शुरू किया और हम इकट्ठे बैठ के कैफ पढ़ते थे और उसका मेरिट आ गया। तो मेरिट वाले बच्चे में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने बड़ी करीब से देखी हुई हैं। यानी हम इकट्ठे बैठ के ही पढ़ रहे होते थे, हमारे घर में हमारे मामू की तरफ दावत चल रही है, कोई एक्टिविटी है, कोई शादी है, तो लाजमी के अलावा भी 2-3 दिन ऐसे ही एक्स्ट्रा प्री और पोस्ट गुजार लेने कि 2 दिन पहले भी चला जाना और शादी के बाद भी 2 दिन रह जाना, ईद से पहले भी 2 दिन ना क्लास ज्वाइन करनी, ईद के बाद भी 2 दिन ऑफ कर लेना। जो वो ऐसा नहीं करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि अच्छा वो टॉप उसका मेरिट आया तो हम सारे दोस्तों ने कहा, 6 दोस्तों का ग्रुप थे, हमने कहा लो जी ये अब खाना खिलाएगा, मैं ट्रीट देगा। उसने कहा यार मैं डन, मैं दूंगा। लो जी ट्रीट का दिन फाइनल हो गया कि हम हफ्ते वाले दिन क्लासेस के बाद ना जाएंगे ट्रीट के लिए। सारा कुछ फाइनल हो गया,
एन हफ्ते वाले दिन सर ने टेस्ट अनाउंस कर दी। वो जिस बंदे ने ट्रीट देनी थी वो साहब मुकर गए। कहते हैं यार तुम लोगों का दिमाग ठीक है, ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसका टेस्ट मंडे को है, 2 दिन नहीं पढ़ूंगा तो वो टेस्ट रह जाएगा। हमने कहा भाई हमने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है तुम्हारी ट्रीट के चक्कर में। उसने कहा आधा ट्रीट ज़रूर दूंगा लेकिन आज नहीं, क्योंकि अब सर ने टेस्ट दे दिया। यार इस तरह की कमिटमेंट ज़रूरी होती हैं यार। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कुर्बानी आपसे मांग रही होती है और आपको वो कुर्बानी देनी चाहिए। मैं नहीं कहता अपने माँ बाप का कहना ना माने, वो वाजिब तर है, लेकिन कम से कम अल्लाह के हुक्म के बाद कम से कम इसको पहली प्रायोरिटी दें। यकीन करें मैंने उन लोगों से ही सीखा है, मुझे नहीं पता था ना मुझे परवाह होती थी, लेकिन मैंने उन लोगों से सीखा है कि वो ऐसे मैनेज करते थे कि मेरी रूटीन होती थी हफ्ते को सेकंड टाइम मैंने दोस्तों के साथ होना। मैं हफ्ते को 5 बजे के बाद नहीं पढ़ता था अपने कैफ के दौर में। 1 दोस्त 2 दोस्त मिला, बैठे, कुछ दोस्त गैदरिंग हो गई, गपशप लिया, लेकिन मैं हफ्ते के बाकी दिनों में मेरे दोस्तों को ही पता होता था कि ये सीए कर रहा है, बिजी है, और मुझे भी पता था कि यार मैंने नहीं टाइम दे सकता मैं। तो यार आप ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करके वो टाइम रख लेते हैं, वो ज़रूरी है। बहरहाल सारी बात का एक नतीजा है वो ये कि ये इंडिकेटर कि मैं क्लास तो नहीं छोड़ा, मैं रोज़ का काम रोज़ कर रहा हूँ, और दूसरा टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, ये 2 मेन चीज़ें हैं। ये आपके लिए आज एक इंडिकेटर है। आपको कोई हिला के कहे या ना कहे कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये देखो कि मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट क्या दिए और टेस्ट का रिजल्ट क्या है। आप सब लोगों को आज फर्स्ट डे कह रहा हूँ, टेस्ट की चेकिंग के बाद आप टेस्ट अपने आप को एवेल्यूएट करें। नहीं समझ आ रही मेरे पास आ जाए, मेरे पास हर बच्चा इंडिविजुअली आ जाए, मैं हाजिर हूँ। तो भाई बात सिर्फ ये है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इवन ऑनलाइन बच्चा टेस्ट को डिस्कस करना चाह रहा है, सर आप मुझे टाइम लें, आ जाएं, फिजिकली आ जाएं मेरे पास, मैं हाजिर हूँ। गर्चे मैं उन बच्चों के साथ शदीद इख्तिलाफ करता हूँ जो बच्चे, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो सियालकोट से लाहौर आया हुआ है, हॉस्टल में रह रहा है, क्लास ऑनलाइन ले रहा है। इस साइंस की मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई कि ये बंदा कैसे कर सकता है। ऑनलाइन का मतलब है आप अपने घर के कंफर्ट को नहीं छोड़ा, सेहत का भी ख्याल रखा, घर का साफ़ सुथरा खाना भी खाया, माँ बाप के पास भी रहे, उनकी ज़रूरत भी पूरी की और साथ पढ़ाई भी की। लेकिन अगर आप क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं अपने हॉस्टल में बैठ के, तो ये सरीहन ज़्यादती है, शदीद ज़्यादती है। मेरे मुताबिक ये नहीं करना चाहिए। अगर इस वक्त कोई चीज़ एब्सोल्युटली गलत हो रही है ना, तो वो ये हो रही है। अनलेस को कोई बहुत सीरियस कोई टाइम क्लैश आ जाए और आप कहेंगे यार इसी टीचर से पढ़ना है तो ऐसे, वरना 100% फिजिकल पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया सर जी? सर ये सारी बातें थी, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैंने भी उस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी है, टेस्ट देकर और पेपर पास करना है इंशाल्लाह। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए डेली बेसिस पेपर। ले सर 2 ही चीज़ें हैं सर, जब मैं एज ए स्टूडेंट देखता हूँ कि यार टीचर जो समझाए वो समझ आए और पेपर पास हो। अगर टीचर की समझ नहीं आ रही तो ये भी मुसीबत है, और अगर समझ आ गई और पेपर नहीं पास हो तो ये उससे भी बड़ी मुसीबत है कि आता भी है लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है, क्या वाले मान ही नहीं रहे कि इसको आता है। सर अब मेरी बारी है सर, मैंने आपसे इंडिविजुअली सबसे पूछा, सर जी आपने हर रोज़ क्लास पढ़नी है, हर रोज़ बुक पढ़नी है, रेगुलर टेस्ट देने हैं और 1.5 घंटा अदर दिन क्लास पढ़े, मोर देन इनफ। 1.5 घंटा का मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कहा। और अगर आप टेक्स्ट को मिला के रोज़ का 3 घंटा नहीं दे सकते तो ये आपकी ज़्यादती है। सिर्फ आखिरी महीने में जाकर जो आपका होता है जनवरी का महीना, उसमें हम ये बात कर रहे होंगे कि यार आप थोड़ा सा एग्जर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। उसके अलावा ये गेम है और बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। सर वीकेंड पर जब काम ना मिले, वीकेंड पे आमतौर पे टेस्ट होता है,
तो उसमें फिर क्लास टाइम प्लस टेस्ट 3 घंटे आपके पास बच जाते कि आप तैयारी करके उसको परफॉर्म कर दें, मोर देन इनफ है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, रोज़ के रोज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है। मेरी असल फ़िलॉसफी भी ये है कि यार हार्ड वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कंसिस्टेंसी। एक बच्चे ने मुझे कहा सर मैं ना असल में जॉब करता हूँ, मैं रोज़ 1 घंटा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं 1 हफ्ते बाद 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो क्या ये ठीक है? मैंने कहा नहीं, रोज़ 1 घंटे पढ़ने का कोई मुकाबला ही नहीं है 1 हफ्ते बाद 8 दिन पढ़ने। ये बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर ने आपको 1 हफ्ते की दवाई दी है तो आप उसके सामने सारी चीज़ें उठा के पक्का मार के गए, लो जी अल्लाह का शुक्र है 1 हफ्ते का काम तो हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सर आगे जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो वेटेज की है। 5-10% पहले 3 चैप्टर्स में से आने जो बेसिक है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स है जो चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक है। अच्छा, ये पिछली बार भी ऐसा ही था कि 60 to 75% इनकम टैक्स में से आना था, अभी भी ऐसा ही है। फ़र्क किधर है? इसने इस बार बड़ा क्लैरिटी से बाइफरकेट कर दिया इस हिस्से को। इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस जो है वो 10 से 15 मार्क्स, 14, 15, 16 नंबर चैप्टर। यानी इससे पहले इसको उसने अलहदा से नहीं कहा था, वो 60 से 75 नंबर का इनकम टैक्स कहता था, लेकिन उसने ख़ास तौर पे अब अलहदा कह दिया। और सेल्स टैक्स 20 से 30 मार्क्स का है। अच्छा, अगर मैं पास पेपर्स की तरफ देखूं, ये ज़रा देखिएगा 14, 15, 16 रिटर्न असेसमेंट अपील में 8, 7, 17, 8, 10, 11, 4, 7 इस तरह चल रहे हैं। पिछले अटेम्प्ट में 7 नंबर का आया, उससे पिछले अटेम्प्ट में 4 नंबर का आया। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार उसने क्या कह दिया है भाईजान, अब की बार ऐसा नहीं होगा। उसने वाजे कह दिए 10 से 15 मार्क्स। ये इस बार की बेसिक लेवल की, स्ट्रक्चरल लेवल की चेंज इस अटेम्प्ट के हवाले से है। बाकी मोर और लेस को बहुत ज़्यादा सीरियस चेंज नहीं है। अच्छा जी, ये वाली बात भी हो गई। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट की बात करें, अब मेनली तो ये थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट है, लेकिन आई कैप ने रिसेंटली क्या कहा है कि MCQs भी आ रहे होंगे। अच्छा, MCQs आने में कुछ लोग तो बड़े खुश हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे खुश नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जो टैक्सेबल इनकम निकालने के उसने हमें 4 नंबर देने थे और हर स्टेप का नंबर 1 था, अब उसने 1 नंबर में पूछ लेना। अब तो 1 नंबर का MCQ आना ना, उसने उसमें पूछ लेना। मुझे लगता है कि MCQ आने में, MCQ कहने को 10 MCQ 10 नंबर के होते हैं, लेकिन वो एक MCQ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना होता है। MCQ की वजह से आप 1 नंबर का सवाल नहीं आता भाई, 3 नंबर 4 नंबर का सवाल तो आएगा, लेकिन जब MCQ पूछेगा तो वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा वर्किंग, लेकिन वो आपसे 1 नंबर में वो सारी बात पूछ लेगा। उसने आपको बताना है यहाँ पर बताएं जी डिडक्टेबल अलाउंस कितना बनेगा, यहाँ पर बताएं जी टैक्स लायबिलिटी कितने बनेगी, यहाँ पर बताएं जी टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी। अब उसके लिए उसके पास क्वेश्चन आ गया कि वो कोई भी सवाल इस तरह से पूछ ले। वो करना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में और क्या कहते हैं इस तरह की कंप्लायंस में वो 1 नंबर का सवाल पहले नहीं पूछता था, कम से कम भी 3 नंबर का ही पूछता था। लेकिन अब उसके पास 10 सवाल पूछने के मार्जिन आ गया, जिसमें वो 10 मार्क्स आपको देगा, 10 के बदले 10 ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत एक्साइटेड नहीं हुआ, लेकिन आई कैप ने कह दी है 20% मोर और लेस नॉलेज बेस्ड है और 80% न्यूमेरिकल बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड इसको कहना चाहिए। सर जी, एक मेजर बात मैं आपको आज बताने लगा हूँ। मेरा पढ़ाने के स्टाइल में जो मेन पॉइंट है वो ये कि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करके एग्जांपल देता हूँ।
नॉर्मली कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि वो पहले कॉन्सेप्ट का नाम देके फौरी एग्जाम्पल करा देते हैं और वो एग्जाम्पल के जरिए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अच्छा, जब एग्जाम्पल के जरिए कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो बच्चा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छा हल कर पाता है, लेकिन बच्चा थ्योरी उतनी अच्छी हल नहीं कर पाता। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट के जरिए प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चा थ्योरी में भी पक्का होता है और जब वो प्रैक्टिस करता है तो न्यूमेरिकल में भी पक्का होता है। तो थोड़ा सा अप्रोच का फ़र्क है। मुझे ओवर द पीरियड इसका बड़ा एज हुआ है कि जब भी थ्योरेटिकल पेपर आता है तो बच्चे घूम घूम के याद करते हैं कि यार थ्योरी पे सर ने बड़ी ज़ोर देते हैं और सर बड़ा पढ़ाते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। इस बार ख़ास तौर पे मुझे बहुत से बच्चों का फीडबैक यह है कि सर जिस तरह से थ्योरी आपने पढ़ाई है ना उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। थोड़ा सा थ्योरी का पेपर ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था इस बार। भाई फ़र्क पड़ता है ना। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से फारिग नहीं कर सकता। मुझे थ्योरी के ज़रिए से न्यूमेरिकल कराना है, मैंने कॉन्सेप्ट के ज़रिए से न्यूमेरिकल कराना है, ये बात है सर। लो सर, जो एप्लीकेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके लिए आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी पड़ती है सर। टेक्स्ट हेल्प बुक फोकस्ड है। अच्छा, अब एक किताब आप लोगों के पास आ गई है या आप लोगों ने ले लेनी है, कैफ टू टेक्स्ट हेल्प बुक एडिशन नंबर 14। अच्छा, अब जिन लोगों के पास पुराना एडिशन है वो लोग इसको इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि लॉ में भी चेंजेस हैं, सिलेबस में भी चेंजेस हैं। किताब और उस्ताद कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए जिन पर आपको डाउट हो। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लगता है कि पता नहीं सर अली इमरान को ख़ुद भी टेक्स्ट आता है या नहीं आता, तो ऐसे बंदे से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। पहले 1 घंटा 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर लें और उसके बाद ऑर्डिनेंस खोल के चेक करेंगे सर ने कितनी बात सही की और कितनी गलत गई। इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो सर आप टीचर के पास आए हैं ताकि टीचर आपको आसानी दे। आप तो उल्टा मुश्किल में पड़ गए, टीचर के पास आके पहले टीचर को चेक करने पड़ गए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? टीचर और जो बुक है उस पर आपको एतमाद करना है। बुक बनाने का मकसद असल में बच्चों की सपोर्ट करने के, बच्चों के लिए आसान रट्टा लगाने वाली जो चीज़ें हैं वो अलहदा इजी वर्डिंग में लिख दी जाएं। एक बात, ये वाली बुक आई कैप की बुक के साथ बिल्कुल इन लाइन है कि एट एनी गिवन टाइम आप आई कैप की किताब से इस किताब पे शिफ्ट हो सकते हैं या इस किताब से आई कैप की किताब पे शिफ्ट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये वाली किताब जो आपके साथ दी गई है, ये इसमें पिछले 2014 से लेके आज तक के सारे पास पेपर विद सॉल्यूशन एज पर करंट टैक्स ईयर आपको दिए गए। ये बड़ी अहम बात है कि सॉल्यूशन सारे अपडेट करके दे दिए गए। तो ये बात। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एमसीक्यूज, यार एमसीक्यूज बना देंगे। जब मैंने किताब छापी थी तो उस वक्त एमसीक्यूज वाली बात आई कि आपने की नहीं थी, ये बाद में की है। बहरहाल ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है। आप एक टॉपिक जो है वो चैट जीपीटी को दे दें और उसे कहेंगे इसके 100 एमसीक्यू बना दे तो वो बना देंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, साइंस नहीं है। बहरहाल करंटली मुझे इतना पता है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हो। आगे तो एमसीक्यू को सिर्फ टिक लगाने का तरीका कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। आपने पीआरसी में सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो मैं एज सच उस पर फोकस नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट में ज़रूर आपको टेस्ट कर लेंगे कि आप एमसीक्यूज़ कैसे परफॉर्म करते हैं। उसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपको सिखानी पड़ेगी एमसीक्यू हल करते हुए क्या करना चाहिए। तो भाई एक किताब है, ये ले लीजिए। इसमें नोट्स भी हैं, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, इसमें पास पेपर्स भी हैं और एक इसमें फुल पेपर भी मैंने लास्ट में एक मॉक एग्ज़ाम के तौर पे दे दिया जो पिछले अटैम्प्ट का है, मेक श्योर करने के लिए कि यार एक किताब है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि कुछ बच्चे जो पहले पढ़ रहे होते हैं किसी दूसरे टीचर से, वो ये सोचते हैं कि भाई हम अब वो वाली सारी किताब याद है तो ये दोबारा करें। तो एक तो बात ये कि सर जी आप ना फिर उस कन्फ्यूजन में ही रहेंगे
कि सर अली इमरान की किताब में ये लिखा हुआ है, फ़लाँ की किताब में ये लिखा हुआ है। उस चक्कर से आपको मैं आज़ाद करना चाहता हूँ। मैंने आपको जिन स्लाइड से पढ़ाना है वही स्लाइड्स आपकी किताब में है, उसी को ही आपने याद करना है, उसी से ही आपने पास होना है। ऐसे नहीं है कि 100 200 400 बच्चा पढ़ के पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे इस किताब को पढ़ के पास हो चुके हैं। ये 14th एडिशन है। तो सर मिसाल के तौर पे पिछले 10 सालों में ये 14th एडिशन जो है ना वो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, और मकसद यही है कि ये एक किताब जो है वो सॉल्यूशन होता है हर उसका। हाँ अलबत्ता एक चीज़ और है, अभी मैं आपको साथ ही कह दूँ कि सर इसके साथ एक रजिस्टर आपके पास डेडिकेटेड टैक्स का होना चाहिए। टैक्स के रजिस्टर का मतलब है टैक्स से रिलेटेड सारी बात उस रजिस्टर पे लिखें, जो बात मैं बताऊं वहाँ पर नोट करें। बहुत से माइंड मैप्स आने वाले हैं जो आपने ख़ुद बनाने हैं और वो उस रजिस्टर पर ही आपने नोट करने। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो एक डेडिकेटेड रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए जिसमें न्यूमेरिकल्स हों, जिसमें होम असाइनमेंट्स हों। आपने तरतीब से, यानी इस किताब में सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बट मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि यार इस किताब के सॉल्यूशन को नहीं देखना, आपने उस सॉल्यूशन को देखना जो अपने हाथ से किया हुआ, वो उससे बड़ी जल्दी रिवाइज होता है। आपके पास इस किताब में जो है वो सब करने वाला है। जो इस किताब में है उसको छोड़ना नहीं है, और जो इस किताब के अलावा है उसको ना भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा सर। ये इस प्लान के साथ ये वाली किताब बनाई जाती है कि यार जो चीज़ इस किताब में नहीं है उसको मत कीजिए, जो इस किताब में है वो कर लें। मोर देन अफ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में तो कभी इस किताब से बाहर कुछ नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर कुछ इस किताब के बाहर से है ना तो वो आई कैप की किताब के बाहर से होगा, क्योंकि आई कैप की कोई एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जिस किताब में ना हो। आई कैप का पास पेपर सारे इस किताब से, एग्जाम्पल सारी इस किताब से, और फिर उन सारी चीज़ों को अपडेट और अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। ये सिर्फ एक किताब है शायद, इस पर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2000 से ज़्यादा घंटे लग चुके हैं। अपग्रेड होती रही ना वर्किंग, तो हर बार इतनी मेहनत हमने उस किताब पर करके इसको अपग्रेड किया। बहरहाल मैं स्टिल कसम नहीं खाई जा सकती कि इस किताब में कोई फ्लॉ नहीं होगा। कभी आप देखें तो मुझसे डिस्कस करके हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर भी सकते हैं। डन हो गया सर जी। ऑनलाइन वाले जो हैं वो भी व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई चीज़ होगी तो मैं आपको ख़ुद भी बता दूंगा कि इसको अपग्रेड करें। सर जी फर्स्ट डे में एक चीज़ अपने ज़हन में रखें, मैंने इस बहुत ज़्यादा देखा है कि बच्चा चैप्टर नंबर 14, 15, 16 रिटर्न असेसमेंट अपील वाले चैप्टर छोड़ कर जाता है। अब तो आई कि आपने ख़ास तौर पे उसको अलहदा ग्रेड बना दी कि बच्चों छोड़ के जाओगे तो ये 10 से 15 नंबर की फातिहा पढ़ के जाना, ये तो फारिग हो जाएंगे। तो सर कतन कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, गेम है रेगुलर क्लास में आना, रेगुलर टेस्ट देना। ये 13th लिख दिया जालिम, ये 14th एडिशन, इसको ठीक कीजिएगा भाई। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपने अपने ज़हन में रखना है, फरवरी का फर्स्ट वीक। इंशाल्लाह इससे पहले ही कर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे वीकली टेस्ट हुआ करेगा। मेक श्योर करें कि आप टेस्ट बहुत अच्छे से दें और इसी अटेम्प्ट में इसको पास भी करें। आप लोगों को ये हैंडआउट्स दे दिए, सब लोगों को मिल गए हैंडआउट्स? हैंडआउट्स दे दिए भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको हैंडआउट ना मिले हो? एक टेंटेटिव प्लान है, दिखाइए ज़रा मुझे। हाँ ये देखिए सर जी, आ जाएं ज़रा एक टेंटेटिव प्लान की तरफ चलें। ये टेंटेटिव प्लान है किस तरीके से हम चल रहे होंगे, और इंशाल्लाह इस तरतीब को फॉलो करेंगे। कोई स्टूडेंट जो रह गया हो कॉपी करवा, एक बार हाथ खड़ा कर दें ताकि वो फिर उतने बच्चों के लिए कॉपी हो जाए। ठीक हो गया सर जी। ये एक टेंटेटिव प्लान है, इसको आप देखिए, इंशाल्लाह इसको हम फॉलो करेंगे, और कोई प्रॉब्लम कुछ इशू हो
तो सर मैं साथ के साथ आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ और आउट ऑफ क्लास आपके साथ मौजूद हूँ। सर मैं फुल टाइम टीचर हूँ, मैं कुछ और नहीं करता। हमारे एक दोस्त है, मुझे कहने लगे कि यार मैं भी सोच रहा हूँ मैं पढ़ा लूँ, लेकिन चलो तुम पढ़ा रहे हो तो मैं नहीं पढ़ाता। मैंने उसको कहा कि आप जहाँ जॉब करते हो ना, उसके साथ पढ़ाना और वो वाली बात नहीं है। आज के दौर में जो बच्चा है ना, उसकी जेब में उसका टीचर है। वो व्हाट्सएप करता है और वो सोचता है कि टीचर बाकी सारे काम छोड़ के मेरे व्हाट्सएप का जवाब देगा। और मज़े की बात है कि हम लोग भी क्लास में मौजूद अगर ना हो तो कोशिश करते हैं कि बच्चे को रिस्पॉन्ड करें टाइमली। मैंने उसको हंस के कहा, मैंने कहा यार मैं 24 घंटे में या पढ़ाता हूँ या ये सोचता हूँ कैसे पढ़ाना। तो जो जॉब कर रहा है साथ, वो कभी भी उतना डेडिकेटेड नहीं होता। और आप ओवर द पीरियड देख लें, अब जितने भी टीचर सक्सेसफुल हैं या टॉप नॉच फैकल्टी, आप यहाँ टीचर्स को देख लीजिए तो वो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि पार्ट टाइम है, सारे फुल टाइम ही हैं। सर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, एनर्जी में हैं, चाहते हैं कि आप लोगों को सर्विस दें। आप लोगों ने रेगुलर रहना है, साथ साथ पढ़ना है। और ना मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है और सीखी है ओवर द पीरियड, वो कहते हैं आउटकम को एंजॉय करने की बजाय ना प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाओ। इसका क्या मतलब है? मैं लाहौर से निकला हूँ इस्लामाबाद जाने के लिए, तो एक तरीका तो यह है कि जब मैं इस्लामाबाद पहुँचूँ, इर्द गिर्द पहाड़ देखूँ तब खुश हूँ। और एक तरीका यह है कि यार मैं घर से निकलूँ तो लेज़ और चिप्स और सफ़र शुरू करूँ, तो उस सफ़र को एंजॉयमेंट बना लूँ। भेरा में रुकूँ, अच्छा खाना खाएं, उसको एंजॉय करें, फिर उसके बाद आगे निकलूँ, फिर जहाँ पर दिल चाहे वहाँ पे रुकूँ। मैं इस सफ़र को क्यों ना एंजॉयमेंट बनाऊँ, ना कि जब मैं इस्लामाबाद पहुँचूँ मेरी एंजॉयमेंट तब जाके शुरू हो। सर ये आप पास होने के मैसेज पर खुश होना नहीं सर, अपने हर लेक्चर को एंजॉय करें, अपने हर लेक्चर को समझें, अपने हर लेक्चर से ये चीज़ निकालें कि यार ये वाली बात नहीं है, उसको समझें, उसमें इंटरेस्ट लें। जो बच्चे ये सोच के सीए कर रहे हैं ना कि यार ये कौड़ा घूंटा है, ये तो पीना ही पड़ेगा लेकिन सीए हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, वो गलत अप्रोच से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ज़िंदगी अपनी तबाह करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके नज़दीक मज़ा कब आना है, जब सीए होना है। नहीं यार, आप अगर आराम से बैठे और सोचे कि यार अच्छा ये टैक्स में ये चल रहा है, यानी फ़लाँ रफ़ाकत अंकल हैं, उनकी सैलरी होगी इसके अंदर, उस पर इतना टैक्स लगता होगा। सोचेंगे ना, जब आप ऐसे सोचने लग जाएंगे तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। मैं डेटा के वाले से भी हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि यार वो बच्चा जो डेटा का पेपर मुसीबत समझ के पढ़ेगा ना, वो बहुत तंग हो जाएगा। आपने डेटा का पेपर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है जैसे एंजॉय कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, और आप जितना सीखेंगे उतना टेक्नोलॉजी को असेस करेंगे और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। वो करना है सर आपने। तो आखिरी बात ये है मेरी आज की कि यार प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाओ, ताकि मंजिल पर पहुंचो तो वो भी एंजॉय करो और प्रोसेस, वो जो सफ़र है वो भी अच्छा गुजरा हो। और अगर आप सफ़र में तंग हो रहे हो, अजियत काट रहे हो, उसको एंजॉय नहीं कर रहे, उसका मकसद नहीं समझ रहे। मैंने देखा यार लोग इतने कूल होते हैं, यार ये मैं क्यों पढ़ा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, अच्छा यानी मैं इससे सीखकर इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ये सीखूंगा, यार ये तो बड़ा अच्छा है। आप सोचें ना, आप KPMG के EY के टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं
और आप वहाँ पर हर दूसरी बात ये हो रही है कि यार सैलरी में फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लगना है या नहीं, बिज़नेस में फ़लाँ चीज़ पे टैक्स लगना है या नहीं, और आपको वो सारी बातें पता है और याद हैं, तो आपको उसका फ़ायदा होगा ना, आप उस फील्ड में इन हो जाएंगे ना। सर गाल मुकदी इत्थै ही है कि जो बच्चा ये सोच के बैठा हुआ ना कि इंशाल्लाह मेरा पेपर पास आ जाए, पास होगा तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं, वो ये सोचे कि यार मैं इसको पढ़ूंगा, मुझे मज़ा आएगा, मैं मज़े से पढ़ूंगा, बस आपकी ज़िंदगी यकीन करें खुशगवार हो जाएगी, आपको मज़ा आने लग जाएगा। आपने जो ये सोचा ना कि इंशाल्लाह जिस दिन मैं सीए करांगा उस दिन मेरा मज़ा शुरू होएगा, यह गलत सोच के बह गए। ਤੁਹਾਡੇ 6 साल 5-6 साल जितना 7 साल जितना टाइम लगना वो आप एक अजियत अनड्यू लेने लग गए हो। उसी ट्रेन में ही बैठे हुए लोग उस सफ़र को एंजॉयमेंट बना लेते हैं, उसी ट्रेन में बैठे हुए लोग कहते हैं यार मैं थक गया, मैं पता नहीं कਦੋਂ सफ़र मुकेगा। है या नहीं है? आज तो अल्लाह का शुक्र है दौर ही ऐसा है कि आप हर चीज़ को सीख सकते हो, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। सीखो, एंजॉय करो। जो बंदा इस तरह पढ़ता है ना वो आवाज़ार नहीं होता, तंग नहीं होता, टाइम तो दोनों का ही गुजर जाना है। आपने अपनी क्या अप्रोच बनानी है, एंजॉय करना है, सब्जेक्ट को फील करना है, आगे बढ़ना है, या वही कि यार कितने सफ़े हैं, 300 सफ़े हैं, रोज़ दे 2 सफ़े याद करा तो 150 सफ़े के अंदर 150 दिनों में मैं ये सारे सफ़े याद कर लूँगा। एक ही अप्रोच है, मैं इसको ठीक अप्रोच नहीं मानता, कोई नहीं गल नहीं। मैं जब ये कोर्स पढ़ूंगा तो मुझे टैक्स के इतने सेक्शन समझ आ चुके होंगे, हाँ यार ये तो बड़े काम की बात है। अगर ज़िंदगी में टैक्स का कैरियर परसू करना हुआ तो मुझे ये सारी बातें आनी चाहिए, और अगर ना भी परसू करना हुआ तो इतने पैसे कमाऊंगा इंशाल्लाह कि अपने जो का तो मुझे टैक्स का पता होगा ना कि मेरी सैलरी इतनी है, इस पर टैक्स कितना बनता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको सोच के पढ़ेंगे तो मज़ा लेंगे। सर जो हाथ है ज़िंदगी है ना, इसका मज़ा लें, अगले लम्हे का तो नहीं पता, ना आपका पता है ना मेरा पता है। डन है सर जी? थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।